नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और उसी क्रम में एक और कदम आप मेरे साथ बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम और जय भारत। दयाली कुमारी जी, मनोज बाबू जी, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। कल सेशन नहीं हो पाया। कल हमारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण हमारा जो फाइबर कनेक्शन है वो चल नहीं पाया। इसलिए हमने कल सेशन जो है वो आपकी छुट्टी रख दी और आज हमने कक्षा 11 की पूरी क्लास जो है वो हमारी ऑफलाइन चल रही है, तो वो आप देख सकते हैं। और इस सेशन में हम आपसे ऑनलाइन मुलाकात कर रहे हैं। तो ममता जी कैसे हैं? ममता सैनी जी, स्वागत आपका। कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। मनीषा जी, स्वागत आपका। मिस जय भीम, कैसे हैं आप? तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। एक बार सारे बच्चे इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक बटन दबाते हुए। फिर अपन जो हो आज थोड़ा सा लंबा सेशन करेंगे, क्योंकि कल हमने किया नहीं था, तो आज थोड़ा सा इसको जो हो आगे लेके चलेंगे और लंबा सा सेशन जो है अपन रखने वाले हैं। तो आ जाइए सारे बच्चे, फिर करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। लास्ट सेशन में हम जो है वो चर्चा कर रहे थे व्यक्तित्व के बारे में। कक्षा 12 चैप्टर नंबर 2 है ये यूनिट नंबर जो है वो आपकी कौन सी चल रही है? यूनिट नंबर 2 चल रही है और व्यक्तित्व की हम चर्चा कर रहे थे। तो आइए उसको आगे लेके चलते हैं। लेकिन अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाएं, ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं उन सबको आप सबसे पहले जो है वो देख पाएं और सारे सेशन का आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट जो है कर लीजिएगा। और ये है हमारे टेलीग्राम, जिनको ज्वाइन कर सकते हैं आप, और यहाँ से आप हर सेशन की पीडीएफ आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। पुरानी नई जितने भी क्लास अब तक यूट्यूब पर हमने की है, जितनी भी क्लास अब तक हमने यूट्यूब पे की है, वो सारी की सारी क्लासों के सेशन जो है आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। उनकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं किया है ज्वाइन तो कर लीजिएगा। अब करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। यूनिट नंबर 2 है अपनी, और यह है व्यक्तित्व। इसमें हमने कुछ चीजें पढ़ ली है, जैसे कि व्यक्तित्व क्या है ये पढ़ लिया है, सब स्व प्रत्यय क्या है ये पढ़ लिया है। व्यक्तित्व के प्रकार देखे थे हमने, रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी। इसके बाद हमने सेल्डन के अकॉर्डिंग गोलाकृति वाला, आयताकृति वाला और लंबाकृति वाला देखा। जुंग के अकॉर्डिंग हमने जो है अंतर्मुखी बहिर्मुखी पढ़ा। टाइप ए और टाइप बी भी हमने पढ़ लिया था। व्यक्तित्व के निर्धारक क्या है, यानी हमारा व्यक्तित्व निर्धारित कौन करते हैं, तो इसके अंदर हमने जो है वो लास्ट सेशन में ये पढ़ा था कि व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले जो तत्व है उसमें एक तो जैविक तत्व आ जाएंगे, जिसमें आपकी आनुवांशिक गुण आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? आपके आनुवांशिक गुण आ जाएंगे। ये जैविक तत्व है जो आपको आपके माता पिता से प्राप्त होते हैं, जिसके अंदर आपकी शारीरिक संरचना और शारीरिक स्वास्थ्य आ जाएगा। ये हमने पढ़ लिया था लास्ट सेशन में। इसके बाद जो है आपकी अंतःस्रावित ग्रंथियां हैं, हार्मोन्स हैं, वो भी आपके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो प्रभावित करते हैं। और इसके बाद जो आपका तीसरा कारक था वो था आपका पर्यावरणीय कारक, अर्थात हम जैसे पर्यावरण में रहते हैं हमारा व्यक्तित्व भी वैसा ही हो जाता है। यानी पर्यावरण का हमारे व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण और आनुवांशिक गुण दोनों से मिलकर ही हमारा क्या बनता है? व्यक्तित्व बनता है। ये जो सेशन आप कर रहे हो अनुराधा जी, ये आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, इन तीनों में ही काम आएंगे। आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट तीनों का ही मनोविज्ञान में आपको जो है वो ये यूजफुल सिद्ध होंगे। रचना चौधरी जी, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं। टॉपिक फर्स्ट ग्रेड के ही हैं, इसमें सारे हैं, सारे के सारे टॉपिक हैं आपके। तीनों ही जो पेपर हैं, तो पेपर आपके यहाँ से जो है कवर हो जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है।
शिल्पा जी कैसे हैं आप? वर्षा जी कैसे हैं आप? रवि कुमार चौधरी जी स्वागत आपका। आज 8 बजे वाला सेशन नहीं हुआ, थोड़ा सा समस्याएं आ गई थी जिसके कारण हम सुबह नहीं कर पाए सेशन, लेकिन सारे सेशन हम करने का प्रयास कर रहे हैं। पर्यावरणीय कारकों की चर्चा करते हैं। ये भी हमने कर लिया था कि जिस प्रकार की संस्कृति से, जिस प्रकार के समाज से और जिस प्रकार के भौतिक वातावरण से हम जुड़े हैं, वह हमारे व्यक्तित्व को क्या करता है? प्रभावित करता है। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं कि व्यक्तित्व का आंकलन कैसे करते हैं। यहां से हमें आज जो है वो सेशन को शुरू करना है। इससे पहले का जो टॉपिक है वो हमने लास्ट सेशन में जो है डिस्कस कर लिया था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो भी आप जो हो जाके देख सकते हैं। गायत्री जी कैसे हैं आप? स्वागत। सीमा जी स्वागत आपका। मेघवाल, सीमा मेघवाल जी कैसे हैं आप? गणेश लाल जी स्वागत आपका। कैलाश जी स्वागत आपका। पर्सनैलिटी असेसमेंट अर्थात पर्सनैलिटी का आप आंकलन कैसे कर सकते हैं? जैसे इसको एक बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में अगर हम समझने का प्रयास करें, आप अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का आंकलन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? बेसिक तरीके से बताइए, आपके पास क्या तरीका है कि आप किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जान सकें? सीधा सा तरीका है सर जी, हमको कुछ नहीं करना है, हम केवल उस व्यक्ति को देखेंगे, उसके पहनावे को देखेंगे, उसके भाव को देखेंगे, हाव भाव, कैसे वो बात करता है, कैसे चलता है। अर्थात अगर सीधा सीधा मैं कहूं तो किसी व्यक्ति को देखकर, उसके बाहरी रंग रूप को देखकर आप क्या कर सकते हैं? उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो है वो निर्धारण कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये व्यक्ति कैसा है? पहला तो यही स्टेप होगा ना, पहला स्टेप तो यही होगा। अब ये भी बात जरूरी है कि हमें उसके आंतरिक गुणों को भी जानना है, लेकिन आंतरिक गुणों को तो आप बाद में जानेंगे ना, जब उसके संपर्क में आएंगे। कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपके बारे में किसी व्यक्ति की पहली जो सोच बनती है वो उसकी स्थायी सोच हो जाती है, लास्ट सोच भी वही होती है। तो हम किसी के बाहरी दिखावे से व्यक्तित्व का आंकलन जो है वो कर सकते हैं। हम अपने जीवन में अन्य व्यक्तियों को हमारे उनके साथ पूर्व अनुभवों, उनसे बातचीत के द्वारा, उनको देखकर, अन्य लोगों स्रोतों से उनके बारे में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्तित्व को समझने के हमारे प्रयास अनौपचारिक होते हैं जो वस्तुनिष्ठता को कम कर देते हैं। जनरली देखो, आप ऐसे तो नहीं कह सकते जैसे मान लो किसी लड़के का या लड़की का इंगेजमेंट होना है, यानी सगाई होनी है, उसको लड़की या लड़के वाले देखने वाले हो आने वाले हैं, तो क्या आप उनके व्यक्तित्व को जानने के लिए उनका टेस्ट थोड़ी लोगे? टेस्ट तो नहीं ले सकते। शुरुआत में आप औपचारिक टेस्ट तो नहीं कर सकते, सबसे पहले तो उसका अनौपचारिक तरीके से ही आंकलन करेंगे ना हम। सबसे पहले तो हम उसका अनौपचारिक तरीके से आंकलन करेंगे, उसका स्टेटस देखेंगे, व्हाट्सएप वाला स्टेटस नहीं। हम उसको देखेंगे कि शरीर व्यक्ति का कैसा है, उसके वस्त्र कैसे हैं, वो अपने आप को कैसे मैनेज किए हुए हैं, उसके बोलने का तरीका कैसे है। इन सब चीजों से आपके दिमाग में उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा, उसके बारे में आपके दिमाग में एक जो है वो व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा। फिर चाहे तो आप उसका, अगर आपको पहला यानी फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपका अच्छा होता है, यानी आपको ठीक लगता है, तो फिर उसका विस्तार से औपचारिक विश्लेषण किया जा सकता है। तो देखिए, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए उद्देश्यपरक औपचारिक प्रयास को ही व्यक्तित्व का मूल्यांकन कहते हैं। अगर हम जनरली अगर हम प्रैक्टिकल जीवन में देखते हैं विद्वान साथियों, तो प्रैक्टिकल जीवन में व्यक्तित्व का हम कभी भी औपचारिक मूल्यांकन नहीं करते हैं। जनरली जितने भी ज्यादा हम लोगों को जानते हैं, सबका हमने अनौपचारिक मूल्यांकन ही किया है, यानी उसको देखकर ही हमने तय कर लिया है कि वो व्यक्ति कैसा है। हमने कोई उसके टेस्ट नहीं लिए। हाँ, ये जरूर कहते हैं हम कि जब समस्या आती है हमारे जीवन में, जब हम परेशानियों में घिरे होते हैं, तो पता चल जाता है कि हमारे कौन से दोस्त सच्चे हैं और कौन से दोस्त जो है वो झूठा दिखावा करते हैं।
वहां से भी व्यक्तित्व का पता चलता है। तो वो जो टेस्ट हो गया वो एक औपचारिक टेस्ट हो गया। जनरली हम जो बाहरी दिखावा देख के करते हैं आकलन, वो क्या हो गया, एक व्यक्तित्व का वस्तुनिष्ठता के अभाव वाला आकलन हो गया। वस्तुनिष्ठता का अभाव का क्या अर्थ है कि वो 100% श्योर नहीं है कि वो वैसा ही है। अगर हम व्यक्तित्व का आकलन किसी व्यक्ति के बाहरी दिखावे से करते हैं तो उसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है, कमी होती है। क्यों? इसका अर्थ क्या है कि जो हमें दिख रहा है हो सकता है कि उसमें कुछ घपला हो, क्योंकि बाहरी दिखावा कई कई बार जो बना लिया जाता है। जैसे आपको एक मूवी याद होगी, गोविंदा हीरो था उसमें, और हीरोइन तो मुझे याद नहीं आ रही है। एक बड़े परिवार का वो लड़का था और एक लड़की से प्रेम करने लगता है, लेकिन लड़की के जो पिता थे उसको पैसे वाले लोग जो है वो ज्यादा पसंद नहीं थे। तो उसके पिता को खुश करने के लिए, यानी अपनी प्रेमिका के पिता को खुश करने के लिए गोविंदा क्या करता है, नौकर का वेश बनाता है और उनके घर में नौकर बन के जो है काम करने लगता है। उसमें वो मूवी में गाना भी था, मैं तुमको भगा लाया तेरे घर से ना, वो वाला गीत भी था उसमें। और प्रयास करता है पूरा, और सारे घर लोग उसको क्या समझते हैं, गरीब नौकरी समझते हैं। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? समझते हैं ना। तो अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि कभी कभी जो बाहर से दिख रहा है वो सही हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। और आज के जीवन में जनरली जो बाहरी दिखावा दिखाया जाता है वो सारा फेक होता है। व्यक्ति अंदर से कुछ होता है और दिखावा कुछ और करता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के वास्तविक व्यक्तित्व को जानना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका औपचारिक मूल्यांकन करना पड़ेगा। औपचारिक व्यक्तित्व के मूल्यांकन को हम 3 भागों में जो है डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्व प्रतिवेदन मापन, दूसरा है प्रक्षेपी तकनीक, और तीसरा है व्यवहार परक विश्लेषण। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, मोस्ट है ये याद रखना। मैं तीनों को समझाऊंगा आपको। सबसे पहला देखें, स्व प्रतिवेदन मापक। स्व का अर्थ होता है अपना प्रतिवेदन खुद करना। यानी मैं, जैसे मुझसे कोई पूछे कि अरे गोविंद तुम कैसे हो, मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन चूंकि मैं अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, कुछ कमियों को छुपा लूंगा और कुछ अच्छाइयां जो मुझ में नहीं है उनको जोड़ दूंगा। यानी जो स्व प्रतिवेदन मापक होता है, इसमें व्यक्तित्व का मूल्यांकन उस व्यक्ति को देखकर या उससे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। और इसमें क्या होता है, कमी है ये कि इसका जो व्यक्तित्व मापन है वो 100% सही नहीं होता है। आइए थोड़े से उदाहरण के तौर पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्व प्रतिवेदन मापक क्या होता है, सेल्फ रिपोर्ट होती है ये। व्यक्तित्व मूल्यांकन की इस परीक्षण विधि में व्यक्ति से स्वयं उसके बारे में पूछकर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनसे पूछते हैं ना अध्यापक, सुबह कितना बजे उठते हो। हम जब छोटे थे, तीसरी चौथी पांचवी क्लास में पढ़ते थे, तो हमसे भी पूछा जाता था कि सुबह कितने बजे उठते हो। अच्छा, आगे वाले बच्चे ने, 1 नंबर जो बच्चा था उसने ये कह दिया कि सर 5 बजे। अब मेरे जैसा लड़का जो था, बचपन में थोड़ा आलसी होता है वो, है ना। बचपन में अक्सर जब स्कूल जाना होता है तो नींद बहुत आती है, और स्कूल का टाइम तो बहुत ज्यादा नींद आती है, और फिर जवानी में नींद उड़ जाती, आती नहीं है। फिर आती नहीं है क्योंकि फिर भागम भाग शुरू हो जाती है पैसे कमाने की, जॉब प्राप्त करने की। लेकिन बचपन के टाइम में बड़ी नींद आती थी। तो हम उठते थे 7 बजे, स्कूल जाना होता था ना, तो 6:30 पर 45 मिनट पर उठते थे। और सर पूछते थे तो क्या कहते थे, सर 5 बजे उठता हूं मैं भी। यानी अक्सर गलत बता दिया जाता था, है ना। अपने माता पिता के पैर छूते हो क्या, बड़ों का सम्मान करते हो क्या, है ना, दूसरों की सहायता करते हो क्या, घर वालों को काम में सहायता करते हो क्या। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे अध्यापक
आपके अध्यापक आपसे पूछा करते थे और उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो बहुत सारे उत्तर जो है वो केवल देखा देखी में देते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो स्व प्रतिवेदन मापक है उसमें जो रिजल्ट है वो उतना ज्यादा जो है वो सही नहीं होता। कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, ये किसका उदाहरण है? ये इसी का उदाहरण है। स्व प्रतिवेदन मापक का ये पहला मापक है। इस परीक्षण का विकास किया था हाथवे एवं मैकिलेन ने। किसने किया था? हाथवे एंड मैकिलेन ने इसका जो है विकास किया। यह परीक्षण व्यक्तित्व से जुड़ी विभिन्न मनोविकारों की पहचान करने में अत्यंत प्रभावी है। इसका जो एक और संशोधित रूप भी आ चुका है, MMPI-2 भी उपलब्ध है। इसमें जो है वो कुल मिलाकर 567 कथन होते हैं जिनका हमें क्या करना होता है? जवाब देना होता है। और ये जो हम जवाब देते हैं उन उत्तरों के आधार पर हमारे व्यक्तित्व का क्या किया जाता है? आंकलन किया जाता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। इसके बाद देखिएगा आईजेक की बात करते हैं। आईजेक व्यक्तित्व प्रश्नावली, इसे कहते हैं EPQ। क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में? सॉरी, EPQ कहते हैं इसको। आईजेक द्वारा विकसित इस परीक्षण में व्यक्तित्व के 2 आयामों अंतर्मुखी और बहिर्मुखी तथा सांवेगिक स्थिरता अस्थिरता का मूल्यांकन किया जाता है। आईजेक अपने परीक्षण में, आईजेक के व्यक्तित्व परीक्षण में किन तथ्यों पर ज्यादा गौर किया जाता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व पर, बहिर्मुखी व्यक्तित्व पर और सांवेगिक स्थिरता वाले व्यक्तित्व पर। इसके बाद इसमें एक तीसरा आयाम भी है, वो है मनस्संतापिता। मनस्संतापिता क्या होती है? मनस्तापिता भी एक जो है व्यक्तित्व का ही टाइप है। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है इसमें जो है वो इसमें ग्रसित व्यक्ति जो मनस्संतापी होता है उसमें भावनाओं की कमी होती है, यानी वो दुख को देखकर दुखी नहीं होता है और खुशी को देखकर खुश नहीं होता है। इस प्रकार का व्यक्तित्व में भावनाओं की कमी होती है, लोगों के साथ कठोर अंतःक्रिया करते हैं, ये आक्रामकता देखने को मिलती है, समाज विरोधी होते हैं, अहम केंद्रिता होती है। इस प्रकार की समस्याएं इन लोगों के अंदर जो है जनरली देखी जाती है। इन लोगों के अंदर जो मनस्संतापी होते हैं, जिनका व्यक्तित्व कैसा होता है? मनस्संतापी व्यक्तित्व होता है। ये दूसरे की खुशी में दुखी होते हैं, यानी दूसरे को देखकर खुश नहीं होते हैं ये, बल्कि क्या होते हैं? दुखी होते हैं ये। अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे को देखकर खुश होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे की खुशी में क्या होते हैं? दुखी हो जाते हैं। और इनमें इमोशन भी नहीं हो रहा है, कोई इमोशन नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ये तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अपन 16 व्यक्तित्व परीक्षण। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? 16PF पर्सनैलिटी फैक्टर। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। ये क्या है? ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो मोस्ट है ये। किस प्रकार का परीक्षण है ये देखिएगा। यह परीक्षण केटल द्वारा विकसित किया गया था। किसने दिया था? ये केटल ने दिया था। और इस परीक्षण का उपयोग उच्च विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों एवं वयस्कों के लिए किया जाता है। यह परीक्षण व्यवसायिक निर्देश देने के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्तित्व के 16 गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। अगर आप में वो गुण है तो आपका व्यक्तित्व अच्छा है, अगर आप में वो गुण नहीं है तो आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद आती है प्रक्षेपी तकनीक। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? अभी हम पढ़ रहे थे स्व, यानी खुद के द्वारा बताया गया व्यक्तित्व। अब हम प्रक्षेपी प्रोजेक्टिव टेक्निक की बात करते हैं। तो स्व प्रतिवेदन मापन में व्यक्ति जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से जानता है कि उससे क्या प्रश्न पूछा जाएगा। मनोवैज्ञानिकों ने यह पाया कि कभी कभी व्यक्ति स्पष्ट रूप से स्वयं के बारे में बताने में, अपनी निजी भावनाओं, विचारों, अभिप्रेरणाओं को व्यक्त करने में हिचकिचा जाते हैं। ऐसा होने पर व्यक्ति अपनी छवि निर्माण हेतु या सामाजिक दृष्टि से वांछनीय होने हेतु अपना उत्तर जो है वो दे सकते हैं, अलग उत्तर दे सकते हैं। ये जो स्व प्रतिवेदन वाला है इसमें क्या करते हैं?
क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो बच्चे से या व्यक्ति से क्या पूछता है, पर्सन पूछता है, और उस पर्सन को देखकर व्यक्ति देखता है कि यार इस पर्सन का उत्तर अगर मैंने ये दिया तो इससे मेरी क्या होगी, समाज में बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, या फिर मेरा व्यक्तित्व सही नहीं हो माना जाएगा, तो मैं क्या कर देता हूं, झूठ बोल देता हूं। तो ये इसकी कमी है कि इसमें झूठ बोला जा सकता है। किसके द्वारा, व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व परीक्षण किया जा रहा है उसके द्वारा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए, इसके कारण व्यक्तित्व का मापन जो है वो क्या नहीं हो पाता, सही नहीं हो पाता, और इस समस्या से निपटने के लिए प्रक्षेपी परीक्षण एक विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। कौन से परीक्षण प्रक्षेपी परीक्षण होते हैं, क्वेश्चन यही पूछा जाता है पेपर में, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, और उसमें 3 ऑप्शन अलग होते हैं, और एक होता है 16 PF 16 PF, और उत्तर हमारा क्या होता है, 16 PF सही होता है। कौन सा उत्तर सही होता है, 16 PF सही होता है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। प्रक्षेपी तकनीक व्यक्तित्व में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है। सिगमंड फ्रायड ने इस सिद्धांत के जो है प्रतिपादक है। यानी ये जो प्रक्षेपी परीक्षण है इसके जन्मदाता कौन है, सिगमंड फ्रायड है। उनके अनुसार मानव व्यवहार का एक बड़ा भाग जो है वो अचेतन मन या अचेतन अभिप्रेरणाओं द्वारा निर्धारित होता है। अचेतन मन व्यक्ति की दबी हुई इच्छाएं, अव्यक्त भावनाएं, अनैतिक इच्छाएं आदि दबी रहती है। हमारे जो मन होता है, सिगमंड फ्रायड ने इस मन को 3 भागों में डिवाइड किया, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। तो जितनी भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो भी इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हुई है, वो सारी की सारी हमारे अचेतन मन में दबी रहती है, और जितनी भी अच्छाइयां हैं, नैतिकताएं हैं, वो सारी की सारी चेतन मन में रहती है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है देखिएगा, अचेतन मन व्यक्ति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। यानी अचेतन मन व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों, विशेषकर फ्रायड का यह मानना था कि यदि इस अचेतन मन का मूल्यांकन नहीं किया जाए तो व्यक्तित्व का सही निर्धारण नहीं हो सकता। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, देखो बहुत सरल क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि अगर अचेतन मन का विश्लेषण नहीं किया जाए तो व्यक्तित्व का आंकलन या व्यक्तित्व का मूल्यांकन अधूरा है। और सबसे पहला ऑप्शन आएगा सिगमंड फ्रायड, या फिर चौथा ऑप्शन आएगा सिगमंड फ्रायड। याद रखना है, सिगमंड फ्रायड ने ये बात कही थी। अक्सर हम क्या करते हैं, ये सोच लेते हैं कि यार सिगमंड फ्रायड ने ये थोड़ी कहा था, सिगमंड फ्रायड ने तो केवल अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन का कॉन्सेप्ट दिया था। सिगमंड फ्रायड ने ही ये बात कही थी। अब होता क्या है देखिएगा, प्रक्षेपी तकनीक प्रक्षेपी परिकल्पना पर आधारित होती है। यानी ये जो प्रक्षेपी परीक्षण होता है वो हमारी कल्पना पर निर्धारित होता है, हमारी कल्पना पर निर्धारित होता है कि हम किसी को देखकर, या तो हमें कोई चित्र दिखाया जाता है या फिर हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जहां आपको कल्पना करनी पड़े, और उसके आधार पर, जैसे कि वाक्य पूर्ति करना परीक्षण हो गया, चित्र देखो परीक्षण हो गया, इस प्रकार के परीक्षण इसमें आते हैं। जैसे कि देखिएगा, इस परिकल्पना के अनुसार व्यक्ति के सामने अस्पष्ट, असंतरित, अर्धसंतरित, अस्पष्ट अर्थ वाले उद्दीपक सामग्रियां या प्रश्न रख दिए जाते हैं। इन उद्दीपकों की व्याख्या करने के लिए अचेतन मन में छिपी इच्छाएं, भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब किसी उद्दीपक का कोई मतलब नहीं निकाल पाता है तो वह अपने अचेतन मन की जो है वो सामग्री को ही संचरित या उद्दीपक की व्याख्या करता है। जैसे अक्सर जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु जब होती है तो आसमान में बहुत सारे बादल होते हैं। क्या होते हैं? बादल होते हैं। इस प्रकार के बादल होते हैं कि नहीं होते आसमान में? बादल। अब यहां एक घर की छत पर लड़का बैठा बैठा रीट की तैयारी कर रहा है। रीट की छत पर बैठा बैठा ये लड़का जो है वो अपने छत पे बैठा बैठा कुर्सी पर तैयारी कर रहा है, और काले बादल छाए हुए हैं, और वो बीच में जो है कल्पना में खो जाता है और बादलों को देखता है। और बादलों को देखते 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 मान लीजिए वो लड़का जो है वो
अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है, तो बादलों में उसको अपनी प्रेमिका की तस्वीर नजर आने लगेगी। अगर वो व्यक्ति जो कल्पना वो बादलों को देख रहा है और वो मंदिर का पुजारी है, वो शिव जी का पुजारी है, कैलाश में बैठा हुआ है, तो उसको उस बादलों में शिव की धनुष नजर, शिव का त्रिशूल नजर आने लगेगा, शिव का डमरू नजर आने लगेगा। उन बादलों की आकृतियों में अगर कोई व्यक्ति भगवान हनुमान जी का पुजारी है और हनुमान जी को अपना इष्ट देव मानता है, तो ऐसा लगेगा कि हनुमान जी जो है वो घोटा लेके उड़ रहे हैं। बादलों की आकृति ऐसी बन जाएगी, आप कल्पना करेंगे वैसा ही आपको वहां पर दिखाई देने लगेगा। अगर कोई मुस्लिम है और वो अपनी छत पर बैठा है, तो उसे बादलों में जो है वो चांद नजर आएगा। चांद, मुस्लिमों को प्रतीक चिन्ह है चांद तारे, तो उसको ऐसा दिखेगा कि वहां पर जो है अल्लाह दिख रहे हैं या अल्लाह की छवि दिख रही है। यानी जब हमारे दिमाग में कोई किसी वस्तु के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं बन पाती है, स्पष्ट धारणा नहीं बन पाती है, तो हमारे अचेतन मन में क्या चल रहा है, हमारे अचेतन मन में क्या चल रहा है, वही चीज वहां पर हमें नजर आने लगती है। अक्सर रात के समय हमें डर लगता है कि नहीं लगता? जब रात का समय हो और लाइट चली गई हो और अंधेरा हो, तो डर लगता है हमें। लगता है कि नहीं लगता? अगर नहीं लगता तो नो बोलना, अगर लगता है तो यस बोलना। दिन में किसी को डर नहीं लगता। दिन में डर क्यों नहीं लगता? दिन में भूत क्यों नहीं आता? दिन में आप चाहे कहीं पर भी हो, घर पे हो, बाहर हो, अकेले हो, कोई डर नहीं लगता आपको। अकेले आप कहीं पर भी जा सकते हो, बट रात में अकेले सुसु करने भी नहीं जाते कई लोग, उनको डर लगता है। वो कहते हैं ना, मैं एक लोग कौन जाऊं, और जावे तो लाइट जगा के जावे। मीन क्या है? रात को अंधेरा होता है, अंधेरे में आप किसी चीज के बारे में स्पष्ट जो है वो अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपकी जो दृष्टि ज्ञानेंद्रिय है, वो स्पष्ट तौर पर उस चीज को देख नहीं पाती है, और अंधेरे में हम कल्पना कर लेते हैं। ये अचेतन मन जो है ये कल्पना कर लेता है कि अंधेरे में भूत है, और वैसा ही हमें नजर आने लगता है और हम डर जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि सर हमारे मन में कल्पना आई कैसे? तो आपको बचपन से ही, हम जब छोटे होते हैं तो बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है, बेटा रात में एकलो बाहर ना जाइए, घर से बाहर ना जाइए एकलो। दिन में कभी मां नहीं रोकती आपको, दिन में चाहे आप कहीं भी घूमो फिरो आपको कोई नहीं रोकता है, बट रात के लिए हर परिवार में हर लोग ये शिक्षा देते रहते हैं बच्चों को कि रात में ये नहीं करना, वो नहीं करना, अकेले नहीं रहना, अकेले सोना नहीं, अकेले बाहर जाना नहीं। और फिर एक छवि दिमाग में बन जाती है कि रात को ऐसे हो जाता है, वो भूत आ जाती है, डायन आ जाती है, चुड़ैल आ जाती है, क्योंकि वो सारी चीजें हमारे अचेतन मन में दबी हुई है। और जब हम अकेले होते हैं और माहौल वैसा होता है, अंधेरा होता है, हमारी ज्ञानेंद्रिय काम नहीं कर पाती है और हमें भूत दिख जाता है। अच्छा, अकेले होते हैं तब ज्यादा भूत दिखता है, अकेले होते हैं तो डर ज्यादा लगता है। आप वहीं दो लोग हो तो वहां डर कम लगता है, क्योंकि वहां आपकी जो समझ है, अब आप कहोगे यार बड़ा डर है, तो दूसरा कहेगा ना की को नहीं है, इतने में आपकी जो अचेतन मन है वो थोड़ा अप्रभावी हो जाएगा। और इसी अचेतन मन का यूज करके सिगमंड फ्राइड ने जो है वो व्यक्तित्व का आंकलन करने का प्रयास किया। देखिए कैसे प्रक्षेपित कर लेता है, और कुछ प्रसिद्ध जो है वो प्रमुख प्रक्षेपित तकनीकें यहां पर है। जैसे रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है, इंक बोल्ट टेस्ट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंक बोल्ट टेस्ट। इंक बोल्ट टेस्ट भी क्या है, इसी प्रकार से कल्पना करवाता है हमें। इसी तरीके से इंक बोल्ट परीक्षण भी हमारे अचेतन मन का क्या करता है, कल्पना करवाता है। यह परीक्षण हरमन रोशा द्वारा विकसित किया गया, और इसमें 10 स्याही धब्बे वाले, इसमें 10 स्याही धब्बे जैसे चित्र वाले 10 कार्ड होते हैं। प्रत्येक स्याही धब्बा 7x10 का, यानी इसमें जो कार्ड की साइज होती है वो 7x10 की होती है।
और कार्ड के ठीक बीच में एक मुद्रित होता है, कोई प्रिंट किया होता है। प्रयोज्य इन स्याही धब्बों को देखकर यह बताता है कि इस कार्ड में क्या देखता है। प्रयोज्य, प्रयोज्य कौन है जिसका हम व्यक्तित्व परीक्षण कर रहे हैं। प्रयोज्य की इन अनुक्रियाओं की व्याख्या अंकन के लिए एक विस्तृत पद्धति भी तैयार की गई है। इस परीक्षण के उपयोग एवं परिणामों की व्याख्या के लिए कुशल प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है। जैसे ये चित्र दिखा दिया गया आपसे, अब इस चित्र को देखकर आप जितने भी बच्चे हैं क्लास में 50, 60, 70 बच्चे, इन सबके मन में अलग अलग धारणा, अलग अलग विचार निकल के आ रहे हैं। कोई कहेगा आपके अचेतन मन में जो चल रहा है वही आपको यहां पर चित्र में नजर आ जाएगा। आपके अचेतन मन में जो भी चल रहा है वही आपके चित्र में नजर आप बताओ, आपका व्यक्तित्व परीक्षण हो जाएगा कि क्या आपको इस चित्र में क्या नजर आ रहा है। कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो आपको इस चित्र में क्या नजर आ रहा है। कमेंट करके बताओ कि आपको चित्र में क्या क्या आकृति नजर आ रही है। क्या हो गया, कोई कमेंट नहीं करेगा, सारे चुप हो गए। और कोई बच्चा, हेलो, क्या मुझे सुन पा रहे हो आप? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार कमेंट करके बताएं, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सबको उत्तर देना चाहिए था इस क्वेश्चन का, आप आसानी से उत्तर दे सकते थे। देखो, जैसे कि किसी को ऐसा लगेगा कि इसमें दो शेर आपस में जो है वो ऐसे एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं। किसी को लगेगा कि ये जो है रात को जो शमशेर चमगादड़ होता है, चमगादड़ चमगादड़ है। किसी को लगेगा कि ये उल्लू है, उल्लू, उल्लू के पंख खुले हुए हैं। तो जैसा आपका दृष्टिकोण होगा, जैसा आपका दृष्टिकोण होगा, वैसा ही आपको जो है वो इसमें पिक्चर नजर आएगी। किसी को ये लगेगा कि शायद किसी देश का ये झंडे का बीच का चिन्ह है। तो हर व्यक्ति इसके बारे में जो है वो, हर व्यक्ति जो है इसके बारे में एक अलग दृष्टिकोण जो है वो रखेगा। हर व्यक्ति इसके बारे में जो है वो अलग दृष्टिकोण दिखेगा। और इसी प्रकार से, इसी प्रकार का हर बच्चे से 10 कार्डों के बारे में पूछा जाता है। और इससे जो एग्जामिनर है वो यह तय कर लेता है कि कौन से बच्चे के मन में क्या चल रहा है।
किस बच्चे के मन में क्या चल रहा है यह उसको पता चल जाता है और इस प्रकार व्यक्तित्व का जो है वो मूल्यांकन किया जा सकता है। यह व्यक्तित्व मूल्यांकन का ही एक तरीका है। हाँ, किसी को हिमखंड नजर आ सकता है, यानी जैसा आपका दृष्टिकोण होगा वैसे ही चित्र इसमें आपको जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, दूसरा देखिएगा टीएटी परीक्षण देखिएगा। यह भी बहुत मोस्ट परीक्षण है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यह परीक्षण मार्गन एंड मुर्रे ने दिया था। इसमें जो है काली और सफेद रंगों के चित्रों के 30 कार्ड होते हैं। याद रखना 30 कार्ड तो इसमें खाली होते हैं, प्लस 30 कार्ड तो चित्र वाले होते हैं और एक कार्ड जो होता है वो क्या होता है, खाली होता है। टोटल 31 कार्ड होते हैं इसमें, 31 कार्ड। एक प्रयोज्य के लिए 20 कार्डों का उपयोग में लाया जाता है। अब देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि कार्ड तो इसमें 31 होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंकलन करने के लिए कितने कार्ड यूज लिए जाते हैं, केवल 20 कार्ड लिए जाते हैं। यह भी क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन बनता है जो आपको किसी गाइड में तो नहीं मिलेगा, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये कहता है। इस कार्ड पर कुछ चित्र छपे हुए होते हैं। इन कार्डों को एक एक करके प्रयोज्य कौन है जिसका हम व्यक्तित्व मूल्यांकन कर रहे हैं, उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रयोज्य को उसमें छपे चित्र के आधार पर एक कहानी लिखने को कहा जाता है और इसके लिए उसे कुछ प्रश्न भी दिए जाते हैं, जैसे इस चित्र में क्या हो रहा है, इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, चित्र में प्रस्तुत विभिन्न पात्र क्या सोच रहे हैं, विभिन्न अनुभव कर रहे हैं आदि। इन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर प्रयोज्य एक कहानी लिखता है। उत्तर के आधार पर प्रयोज्य यानी जिसका परीक्षण हो रहा है कि अभिप्रेरणा का मापन किया जा सकता है। प्रयोज्य में उपलब्धि अभिप्रेरणा या शक्ति अभिप्रेरणा का भी मापन किया जा सकता है। टीएटी कार्ड पर आधारित कहानी के मूल्यांकन के लिए विशेष अंकन पद्धति अपनाई जाती है। यह अंकन एक मानक प्रक्रिया के तहत जो किया जाता है, इसलिए इस परीक्षण का उपयोग भी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। बच्चों के लिए इस परीक्षण का अनुकूलन भी किया गया है, यानी इसको सरल बनाया गया है। यह परीक्षण चिल्ड्रन एब्सॉर्प्शन परीक्षण अर्थात CAT कहा जाता है। बच्चों के लिए इसको CAT के तौर पे बनाया गया है। अब जैसे इसमें चित्र कैसे होते हैं, देखिए आपके सामने एक चित्र आया हुआ है। बिल्कुल 10 कार्ड इसमें पुरुष के होते हैं, 10 कार्ड इसमें महिला के होते हैं और 10 कार्ड दोनों के होते हैं और एक कार्ड खाली होता है। टोटल 31 कार्ड होते हैं, है ना। 10 तो केवल पुरुष होते हैं, 10 पे केवल जो है वो महिला होती है और 10 पर जो महिला और पुरुष दोनों होते हैं। जैसे ये एक कार्ड आपके सामने है, जैसे कि ये कार्ड है और एक खाली होता है। अब जैसे ये कार्ड दिखाया गया, ये एक लड़का है, यानी लड़का तो नहीं दिख रहा, ये बूढ़ा आदमी सा दिख रहा है थोड़ा। ये एक व्यक्ति है और ये एक महिला की ओर देख रहा है। अब आप कहोगे सर इसको आपने महिला क्यों माना, हो सकता है कि ये व्यक्ति हो और ये महिला हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं कि ये महिला है, क्योंकि सुंदर महिलाएं जो होती है ईश्वर ने उन्हें सुंदर बनाया तो सुंदर मानते हैं महिला को। तो ये महिला है और ये व्यक्ति इसके बारे में कुछ सोच रहा है। तो एक व्यक्ति को इस कार्ड को दिखाकर हम उसको पूछेंगे कि भैया इस कार्ड को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है, इस कार्ड को देखकर तुम्हें क्या पता चल रहा है कि ये कार्ड क्या बताना चाहता है, यानी ये व्यक्ति इस महिला को देखकर क्या सोच रहा है। और उसको कहेंगे कि इस कार्ड को देखकर, यानी इनको 20 कार्ड दिखाएंगे और 20 कार्ड दिखाने के बाद कहेंगे कि इन कार्डों को देखकर तुम एक कहानी लिखो। इन कार्डों को देखकर तुम एक क्या लिखो, कहानी लिखो और उस कहानी का आंकलन करके, हाँ बिल्कुल, इस कहानी का मूल्यांकन करके व्यक्ति ये सोचेगा, जो परीक्षण करता है वो ये मूल्यांकन करेगा कि व्यक्ति क्या सोच रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा वाक्य पूर्ति परीक्षण भी है। इस परीक्षण में अनेक अपूर्ण वाक्यों को प्रयोज्य के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता है। इस वाक्य पूर्ति के अंदर क्या किया जाता है कि कुछ ऐसे, जैसे मेरे पिता, मुझे सबसे अधिक डर मेरा जीवन
जैसे ये 3 लाइनें दे दी बच्चों को, जैसे कि अब कोई बच्चा अपने पिता से बहुत नफरत करता है तो वो लिखेगा मेरे पिता बहुत बुरे हैं। कोई अपने पिता से बहुत प्यार करता है तो वो लिखेगा मेरे पिता बहुत अच्छे हैं, दुनिया के सबसे बड़े पिता है, सबसे अच्छे पिता है। यानी जैसा दृष्टिकोण उनका होगा, यानी जैसा दृष्टिकोण बच्चों का होगा, वो उसी प्रकार से इसके अंदर अपनी भावनाएं लिख देंगे और उसी से उनके व्यक्तित्व का जो है क्या चलेगा, पता चलेगा। उसी से उनके व्यक्तित्व का जो है क्या चलेगा, पता चलेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, उपयुक्त वर्णित प्रक्षेपी तकनीकों के अलावा भी कुछ अन्य प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग लिया जा सकता है, जैसे कि शब्द शास्त्रीय परीक्षण, रोजेनविंग चित्रगत कुंठा परीक्षण आदि ये परीक्षणों के प्रकार है। व्यवहारगत विश्लेषण भी किया जा सकता है। तीसरे प्रकार का ये विश्लेषण है या व्यक्तित्व परीक्षण है। पहला हमने देखा कि व्यक्ति खुद यानी स्व प्रतिवेदन वाला परीक्षण देखा, फिर हमने प्रक्षेपी परीक्षण देखा और अब व्यवहारगत परीक्षण। इसमें व्यक्ति का व्यवहार देखा जाता है कि कौन सी परिस्थिति में व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। जैसे एक स्कूल में बच्चों का परीक्षण करना है, हेडमास्टर ने क्या किया, स्कूल के मैदान में एक 500 रुपए का नोट डाल दिया और फिर वहां पर बारी बारी बच्चों को भेजा। बच्चों को ये पता नहीं है कि वो नोट प्रिंसिपल ने रखा है। प्रिंसिपल बच्चों की ईमानदारी जांचना चाहता है कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो नोट को जेब में डालकर चुपचाप घर चला जाता है, कौन बच्चा ऐसा है जो उस नोट को लाके ऑफिस में जमा कराता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन उसके व्यवहार से भी किया जा सकता है, उसके व्यवहार से भी किया जा सकता है। विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार उसके व्यक्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है। व्यवहारगत विधियों में साक्षात्कार, प्रक्षेपी, स्थितिपरक परीक्षण जो है प्रमुख होते हैं, जिसमें एक सबसे पहला है साक्षात्कार। आगे जो नई शिक्षा नीति है, जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसके तहत अगर आप अध्यापक बनेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू क्यों किया जाता है? इंटरव्यू भी इसीलिए किया जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चले। इंटरव्यू में जनरली हम देखते हैं कि हमसे ये पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा। इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य होता है क्या? व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंकलन करना। इसमें व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना है उससे बातचीत की जाती है, कुछ विशिष्ट पर्सनों के द्वारा जानकारी प्राप्त कर व्यक्तित्व का जो है मूल्यांकन किया जाता है। प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन कहते हैं इसको। प्रेक्षण का अर्थ है देखना। किसी व्यक्ति को हम देखकर, जैसे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उसको देखकर, उसकी क्रिया को देखकर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, कैसा व्यक्तित्व है इसका। तो प्रेक्षण का अर्थ है देखना। इस विधि में किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के व्यवहार, उसके हाव भाव, शारीरिक भाषा को देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा आता है स्थितिपरक परीक्षण। इसमें क्या किया जाता है? स्थिति के अकॉर्डिंग, इसमें व्यक्ति को एक विशेष परिस्थिति में रखकर, जैसे लेबोरेटरी में लेके गए, जैसे लैब होती है, लैब में व्यक्ति को कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। तो ये जो है वो स्थिति परीक्षण होता है। उदाहरण के लिए परिस्थितिगत परीक्षण में यह देखा जाता है कि व्यक्ति दबाव परक परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता है। जैसे आप पेपर हॉल से जब बाहर होते हो तो आप अलग परिस्थिति में होते हो, और जब आप पेपर हॉल में बैठे हो, सामने आपके पेपर और ओएमआर सीट होती है ना, तो जो सरल से सरल क्वेश्चन है वो भी आपको कठिन लगने लगता है ना। बहुत सारे बच्चे तो केवल पेपर के दबाव के कारण बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और वही सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपको पेपर हॉल से बाहर दिया जाता है, स्कूल जहां आपका पेपर उसके बाहर दिखाया जाता है, तो वो सारे प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। तो किसी विशेष परिस्थिति में आप किसी दबाव को कितना अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, यह इसमें देखा जाता है। इससे व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का पता चलता है कि वह अत्यधिक गुस्से वाला या धैर्यवान है,
आदि। इस प्रकार व्यक्तित्व का मूल्यांकन विभिन्न विधियों द्वारा हम व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों के बारे में जो हो महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। ये चैप्टर तो पूरा हो गया। अब इस चैप्टर के जो सार है वो सार मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूं। महत्वपूर्ण जो इसके बिंदु है वो एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको पूरा चैप्टर दोबारा ना पढ़ना पड़े, केवल ये सार पढ़कर आप जो इस चैप्टर के सार को समझ सके और इसे आने वाले क्वेश्चनों को सही कर सके। तो पहले तो कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है क्या। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे इस सेशन को। थोड़ा सा शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा इस चीज का। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आपके कोई सुझाव हैं, आपके कोई क्वेश्चन हैं, आपके कोई डाउट है, हर संडे को हम डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे। हर संडे को हम डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे जिसमें 7 दिन तक जो हमने पढ़ा है संडे को उसका रिवाइज करवाएंगे, प्लस आप जो 7 दिनों तक आप जो क्वेश्चन भेजेंगे उन क्वेश्चन का जवाब भी हम आपको संडे को देंगे। तो संडे से हम डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे जिसमें हम जैसे एसएसटी का अलग होगा और मनोविज्ञान का अलग होगा, जिससे आपके सारे डाउट जो है हम लेने का प्रयास करेंगे। हमारे स्वयं के बारे में प्रत्यक्षण अपनी क्षमताओं, गुणों, विशेषताओं आदि के बारे में जो विचार रखते हैं उसे क्या कहते हैं, स्व प्रत्यय यानी स्व कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। किसी व्यक्ति का स्व प्रत्यय 2 पक्षों से निर्मित होता है, पहला व्यक्तिगत पहचान और दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्यक्तित्व का स्वयं के बारे में, उसकी क्षमताओं, योग्यताओं के बारे में लिए गए निर्णय को स्व प्रत्यय या स्व सम्मान कहते हैं। व्यक्ति के जीवन में कई परिस्थितियां आती है जब वह अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखता है तो इसे क्या कहते हैं, स्व नियंत्रण कहते हैं। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक गुणों एवं समुच्चय है जो उसके व्यवहार को दूसरों से विशिष्ट बनाती है एवं उसके व्यवहार को स्थायित्व प्रदान करती है। व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं जिसमें त्रिगुणी के आधार पर सात्विक, राजसिक एंड तामसिक हो सकता है। शेल्डन के अकॉर्डिंग गोलाकृतिक, आयताकृतिक और लंबाकृतिक हो सकता है। युंग के अनुसार जो है वो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी हो सकता है। एंड फ्रीडमैन एंड रोजर्समैन ने जो है टाइप ए, टाइप बी बताया है। व्यक्तित्व के मूल्यांकन 3 विधियों से किया जा सकता है, स्व प्रतिवेदन मापन, प्रक्षेपी तकनीक और व्यवहार परक तकनीक। स्व प्रतिवेदन मापक में ये लाइन याद रखना, स्व प्रतिवेदन मापक में एक तो आता है मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व परीक्षण, दूसरा आता है आइजैक व्यक्तित्व प्रश्नावली, तीसरा आता है आपका 16 व्यक्तित्व कारक परीक्षण। ये तीनों किस में आते हैं, स्व प्रतिवेदन में आते हैं। दूसरा प्रक्षेपी में कौन सा आता है, प्रक्षेपी में रोसा शाही डब्बा आता है, कथानक संप्रति यानी टीएटी परीक्षण आता है, वाक्य पूर्ति परीक्षण आता है। तो इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन देखिएगा, जैसे निम्न में से कौन सी, ये एक क्वेश्चन तो यहीं पर है, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन के मापक हैं। व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन का मापक कौन सा है, रोसा परीक्षण, टीएटी परीक्षण, सीएटी परीक्षण या एमएमपीआई परीक्षण। बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। मैंने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे बुक के वो सारे के सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। इन क्वेश्चनों को आप जो है वो इनके आंसर की भी दी गई है, 5 क्वेश्चन है, इनको आप यहां से देख सकते हैं। अभी आपको 10 मिनट में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। 8 बजे वाली कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कल से सारी क्लास आपकी ऑन टाइम होगी, सुबह 8 बजे। फिर एक क्लास हम शायद 11 बजे भी कर दें अब। फिर एक क्लास आपकी, लगभग 4 क्लासें हम शुरू करने वाले हैं। अब हम मिलेंगे शाम को 3 बजे। 3 को शाम नहीं होती है, 3 को दोपहर होती है। तो दोपहर 3 बजे मिलेंगे जहां हम एसएसटी के कुछ बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो आपके एसएसटी के सिलेबस का जो पहला टॉपिक है प्राचीन सभ्यताओं वाला, उसी से आज शुरू करने वाले हैं। तो एसएसटी का पहला टॉपिक आज आप जो है पढ़ के आना, उससे जुड़े हुए आज अपन क्वेश्चन जो है वो यहां पर करने वाले हैं दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और अगर आपने हमारे इस परिवार का सदस्यता नहीं ली है, अर्थात अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और नेक्स्ट सेशन तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।